हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे चैप्टर नंबर 10 और ये S7 का लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का। इसके बाद हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। सो लास्ट है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो हमने 8th और 9th चैप्टर में मोशन के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा 8th में मोशन के बारे में पढ़ा, 9th में हमने पढ़ा कि फोर्स क्या होता है और किस तरीके से फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कोई भी जो मोशन होता है उसके पीछे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे कि सन है, सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट कुछ प्लैनेट्स भी ऐसे हैं जिनके बाहर से उनके सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी जो मोशन हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई तो फोर्स है। ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द नेम ऑफ द फोर्स विच causes the motion in all these bodies? All these bodies are these celestial bodies like sun, earth, all the planets, moon. तो क्या हुआ था, न्यूटन क्या कर रहा था, एक बार एक पेड़ के नीचे बैठा था और ऊपर से एक एप्पल गिरा। तो उसने सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा है। ठीक है, उसने ये भी सोचा कि अगर अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो एप्पल भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर हम न्यूटन का थर्ड लॉ अगर यहाँ पर लगाएं तो न्यूटन ने कहा था ना कि एक्शन का रिएक्शन भी होगा। तो अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है तो एप्पल को भी अर्थ को अट्रैक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो। ठीक है, तो इसके आंसर तक पहुँचने के लिए लेट अस रिकॉल दिस एक्टिविटी जो कि हमने की थी, पहले भी आई है। इसमें हम क्या करते हैं, एक पेबल लेते हैं और उससे एक थ्रेड को बांधते हैं और इसको ऐसे ये वाला मोशन देते हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये पहले भी मैंने आपको कराया है। तो इसमें क्या होता है कि एट एवरी पॉइंट इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, चेंज होती है, इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि एट एवरी पॉइंट द बॉडी एक्सेलरेट्स। ठीक है, तो क्या होता है, यही जो फोर्स है, द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्क्यूलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। देखो हर बार ये पहली बात तो एक्सेलेट हो रही है, अच्छे से समझ में आया। एक्सेलेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी के दो पार्ट होते हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम भी है लेकिन अगर सिर्फ डायरेक्शन भी बदल रही है तो क्या होगा, वहाँ पर भी बॉडी क्या होगी, एक्सेलेट होगी। तो द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सेलेशन, ये एक्सेलेशन हो गया, एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, और ये सर्कुलर पाथ में लगातार घूमती रहती है। ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर, इसका कहाँ, सेंटर की तरफ। ठीक है, तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सेंट्रीपिटल, सेंटर सीकिंग मतलब टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने टेंजेंट के बारे में आपको ऑलरेडी भी बताया भी है कि टेंजेंट क्या होता है, वो एकमात्र पॉइंट जिसको छूते हुए कोई भी स्ट्रेट लाइन गुजरती है, दैट इज़ नोन एज टेंजेंट। ठीक है, और अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर इसकी डायरेक्शन निकालना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, देखो पेबल को छोड़ेंगे, अगर यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर छोड़ते हैं तो पेबल एकदम सीधी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए सीधा जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, टेंजेंशियल पाथ को फॉलो कर रहा है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टेंजेंट इन ए सर्किल। ठीक है, तो ये था हमारा उसके बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। फिर क्या हुआ, न्यूटन ने अपनी स्टडी की, अपने एक्सपेरिमेंट किए और उसने एक लॉ निकाला, उसका नाम उसने दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ मतलब हर यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट के ऊपर वो लगेगा। और उसने ऐसा कहा कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, चाहे कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ये समझ लो ये पेन है और ये बुक है, ये भी। ठीक है, ये क्या करते हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये वाला जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके मासेस के। ठीक है, जैसे ये दो ऑब्जेक्ट मैंने लिए हैं, अगर जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका मास मैंने कैपिटल एम ले लिया और जो छोटा ऑब्जेक्ट है उसका मास मैंने स्मॉल एम ले लिया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के। मतलब जितने ज़्यादा बड़े बड़े मासेस होंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा। अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो यहाँ पर भी है लेकिन इनके मासेस बहुत कम है, नेग्लिजिबल हैं। हालांकि ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये लगता तो हर जगह पर है, लेकिन ये जो फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वीकेस्ट फोर्स भी होता है, मतलब सबसे कमज़ोर है तो सही लेकिन इतना कम है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो एक तो ये चीज़ कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के। दूसरा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच का जो डिस्टेंस है। बीच का डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से नहीं लेंगे कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नो, इनके जो सेंटर है वहाँ से लेंगे। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी अगर स्फेरिकल बॉडी है तो उसका जो सेंटर रहेगा ना, वहाँ से हम इस डिस्टेंस को मेज़र करेंगे। और अगर हम इसको डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये उसकी खुद की कैलकुलेशन थी, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन थी उसके पास, तब जाके उसने एक रिज़ल्ट निकाला और ये लो हमें दे दिया। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अगर ये वाली चीज़ बढ़ रही है तो ये घटेगी, मतलब अगर डिस्टेंस दोनों के बीच में ज़्यादा हो रहा है तो फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं डिस्टेंस को 6 गुना क्या करूँ, 6 गुना बढ़ा दूँ तो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 1/6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। तो 36 टाइम फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, मैं 4 गुना और डिस्टेंस बढ़ा दूँ तो फोर्स क्या हो जाएगा, 16, 1/16 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि अगर डिस्टेंस अगर इतना बढ़ा दिया जाए, इतना घटा दिया जाए तो हाउ विल द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी इफेक्टेड, फोर्स की वैल्यू किस तरीके से इफेक्ट होगी इससे, तो ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मिला दें, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एम और एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, तो क्या बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऊपर आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नीचे आ जाएगा। मैंने आपको बताया था जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान आता है तो उसकी जगह पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ रहा है उसको हमने किसी से रिप्रेजेंट कर लिया है, कैपिटल जी से। ठीक है, तो अगर मैं इस जी की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो जो मैं जी को अकेला रख लूँगी, बाकी ये जो इधर है उसको उधर भेज दूँगी, सिंपल मैथ्स है। ठीक है, तो जब मैं ये अप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, जी की वैल्यू एफ डी स्क्वेयर अपॉन एम इंटू एम, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करें, अगर इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो हमें पता है, देखो जी हमारा किसके इक्वल आया है, एफ डी स्क्वेयर अपॉन एम इंटू एम। तो अगर इसकी यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, और डी क्या होता है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। अब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। और मासेस का यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। किलोग्राम ये और किलोग्राम ये, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो किलोग्राम स्क्वायर लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। अगर किलोग्राम को हम ऊपर लेकर आते हैं तो ये पावर किस चीज़ में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। सो दिस इज़ यूनिट ऑफ जी। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो वी नो दैट देयर एग्जिस्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। तो बोल रहे हैं ना कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आप जो है किसी के भी बीच में, जैसे आप और आपके कोई फ्रेंड अगर वो पास में बैठे हैं तो आप इस फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो कि इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल है, क्या करेंगे हम, जी की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें दे दी है। ठीक है, मासेस की वैल्यू, आपका कितना मास है और जो भी आपका फ्रेंड है उसका कितना मास है आपको पता होंगे, और आपके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी आपको पता रहेगा, सारी वैल्यूज पुट करके, और आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इन्वर्स स्क्वायर क्या होता है, इन्वर्स स्क्वायर इसी को बोलते हैं कि ये जो इन्वर्स से प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर को, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। देखो ये एग्जाम्पल देखो, द मास ऑफ द अर्थ इज दिस एंड दैट ऑफ मून इज दिस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है तो फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल है। ठीक है, मास दे रखा है, दोनों मासेस दे रखे हैं, स्मॉल एम भी और कैपिटल एम भी, और डिस्टेंस दे रखा है तो किलोमीटर में है, हमें ये ध्यान रखना है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1000 हो जाएगा। तो टोटल 5 पावर ये और 3 ये कितनी हो जाएंगी, 8 पावर हो जाएंगी। ठीक है, जी की वैल्यू ऑलरेडी हमें बताई है, सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे, सोल्व कर लेंगे, ये क्या आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू। सिंपल। स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, यहाँ से इसकी स्टेटमेंट है ही
कि कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट हो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके मासेस के प्रोडक्ट के, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके स्क्वायर के डिस्टेंस की। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की ये वाला फॉर्मूला पूछ रहा है बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसमें कैपिटल एम की जगह पर हम अर्थ की वैल्यू, अर्थ का जो मास है कितना होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट करके ये वाला फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ठीक है, थैंक यू।